बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टू टियर आर्किटेक्चर, थिन क्लाइंट? थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर क्या होता है टू टियर में? Sir, it is a client-server architecture, and in this scalability, इसमें scalability कम होती है, तो चीजें ऐड करने में प्रॉब्लम आती है। और क्लाइंट अपग्रेडेशन इजीली हो जाता है या कुछ समस्या आती है? अच्छा, और थिक क्लाइंट आर्किटेक्चर क्या होता है टू टियर में? थिक क्लाइंट आर्किटेक्चर आई थिंक दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। सर, इसमें एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर अलग अलग होते हैं। वो तो थ्री टियर में होते हैं से। हाँ, ओके ओके, सॉरी सर। है ना। थिक क्लाइंट आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो आपका बिजनेस लॉजिक है दैट इज बीइंग डाउनलोडेड एट द क्लाइंट एंड। आपको ध्यान हो तो कल मैंने एप्लेट का एग्जांपल भी दिया था इस पे, कि जब एप्लेट में क्या होता है, आपकी डॉट क्लास फाइल कहाँ डाउनलोड होती है? आपके क्लाइंट साइड पे डाउनलोड होती है ना। उसके बाद एग्जीक्यूट होता है आपका एप्लेट। सो इट इज अ थिक क्लाइंट आर्किटेक्चर वेयर योर business logic code is downloaded at your client side, and obviously it is a kind of two tier architecture। इसीलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम बोलते हैं थिक क्लाइंट आर्किटेक्चर। उसका नेक्स्ट था थ्री टियर आर्किटेक्चर। थ्री टियर आर्किटेक्चर कौन बताएगा? निशिता भार्गव, नित्या सक्सेना, प्रियंका रानावत। व्हाट इज थ्री टियर आर्किटेक्चर? सर, 3D आर्किटेक्चर में क्लाइंट, सर्वर और बिजनेस लॉजिक सब अलग अलग होते हैं, तो इसके अंदर थिन क्लाइंट भी हो जाता है और थिक क्लाइंट भी हो जाता है। और क्या होता है थ्री टियर में? इजीली अपग्रेड्स हो जाते हैं क्योंकि थिन क्लाइंट वाला ऑप्शन भी होता है इसके अंदर। और तो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन लॉजिक लेयर और डेटा लेयर एक ही होती है, अलग अलग होती है? एप्लीकेशन लॉजिक लेयर और डेटा लेयर अलग अलग होती है या एक ही होती है थ्री टियर आर्किटेक्चर में? हाँ सलोनी बताओ। सर अलग होती है। अलग होती है, तभी तो थ्री टियर आर्किटेक्चर बनेगा। आई होप सबको क्लियर है टू टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, थिक क्लाइंट और थिन क्लाइंट, और थ्री टियर आर्किटेक्चर क्या होता है एवरीवन? यस सर। एन टियर आर्किटेक्चर sir. क्या? एन टियर आर्किटेक्चर क्लियर है सबको? एन टियर आर्किटेक्चर में वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल बिजनेस लॉजिक लेयर्स, जहाँ पे हमने बात की थी कॉम्प्लेक्सिटी की, जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट्स सेम एप्लीकेशन के या दूसरे एप्लीकेशन के, जिसको हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बोलते हैं, उसके कनेक्ट हो सकते हैं, और जिससे क्या होगा, आपके इंटर कंपोनेंट जो कम्युनिकेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना। और इसके रिगार्डिंग कल मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया था। और फिर J2EE कैसे इसको ईज आउट करता है, ये कौन बताएगा? हाउ द J2EE इज reduce the complexity of multiple n-tier based business logic components, वो कैसे होगा? कौन बताएगा? सेहा जैन, तान्या मुदगल। तान्या जी, सृष्टि जैन।
हाउ द J2EE इज गोइंग टू हेल्प टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन टीयर आर्किटेक्चर, ये कोई बताएगा? मैंने कल ही बताया है. Sir, it will view application server as a data store and leverage data extraction. And how this will going to help to reduce the complexity of n-tier architecture? J2EE कैसे reduce करेगा उस complexity को? सर वो सेपरेट लेयर्स क्रिएट कर देता है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस के लिए. Exactly. और फिर क्या करता है? आई थिंक एक बार मैं कल वाली स्लाइड, लास्ट वाली एक दो स्लाइड आपको दोबारा दिखाता हूँ, फिर ये अभी करंट वाली स्लाइड पे आते हैं. I think yesterday I just explained this entire complexity to you everyone, where if in entire architecture of application we might have multiple business logic components जो आपके एक टोटल एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं और आपके अलग अलग क्लाइंट मशीन्स के लिए आउटपुट भी जनरेट कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल बात की थी लैपटॉप, मोबाइल, पाम टॉप और कमांड लाइन इंटरफेस के लिए आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो. तो जब आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो इन सब के लिए, तो क्या हो रहा है आपके पास? यू आर हैविंग ऑल दोज business logic components which are connected with each other, which are sending requests to each other and receiving response from each other. और फिर फाइनली क्या हो रहा है? ये इतना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है. नाउ द पॉइंट इज हाउ द J2EE गोइंग टू हेल्प अस टू रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्सिटी. When we talk about that, this any business logic layer can be divided into three parts: input, processing and output. There are three parts of every business logic component. वो किसी से इनपुट ले रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है और किसी को आउटपुट दे रहा है. J2EE क्या कर रहा है? हर बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट के इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग वाले पार्ट को डिवाइड करके अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट कर रहा है. नाउ दीज पार्ट और दीज पोर्शंस can be communicate to each other in between the same layer, but when we need to communicate across the layer, तो वहाँ पे क्या होगा? Instead of every component going to contact to the other component, यहाँ पे क्या होगा? एक लेयर दूसरे लेयर से कम्युनिकेट करेगी. तो उससे क्या होगा? जो कम्युनिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो रही थी विदाउट J2EE, वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी. और उससे क्या होगा? आपकी मेंटेनेबिलिटी भी कम होगी, आपके एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हो जाएगी. तो J2EE हेल्प कहाँ करता है कि जब आपको एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनानी है, बहुत बड़ी एप्लीकेशंस बनानी है जिसमें डेटा का वॉल्यूम भी ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है, तो रादर देन क्रिएटिंग सेपरेट बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट्स, हम इस तरीके से लेयर्ड डिज़ाइन बना सकते हैं J2EE में. अब इससे हेल्प क्या होगी? आपके नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल कम हो जाएंगे क्योंकि लेयर टू लेयर कम्युनिकेट हो रहा है और क्लाइंट से डायरेक्ट लेयर से कम्युनिकेट कर रहा है. अब यहाँ पे आप यदि एग्जांपल देखेंगे तो क्लाइंट इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद द फर्स्ट लेयर विच इज
which might be servlet layer, JSP layer, XML layer, XSLT layer, जिसमें से servlet और JSP आपके सिलेबाई में है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि दिस इज योर सर्वलेट लेयर, यहाँ से कम्युनिकेट करेगा। अब ये सर्वलेट लेयर से यदि सेशन बीन या एंटिटी बीन कोई कम्युनिकेशन होना है तो वो वन लेयर टू अनदर लेयर कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट इज देयर इज ए एग्जांपल टू जस्ट टू एक्सप्लेन कि यदि आपको कोई वेब एप्लीकेशन जावा में बनानी है तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डायग्राम वो वेब एप्लीकेशन के कौन से कंपोनेंट किस लेयर में लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कियोस्क वेबसाइट बनाते हैं तो ये उसका एक वेब पेज है लाइब्रेरी से रिलेटेड, जहाँ पे कुछ लोग अपने आर्टिकल लिखते हैं। तो उस वेबसाइट का जो क्लाइंट व्यू है वो भी सर्वलेट में बनेगा या जेएसपी में बनेगा, और उसका जो एडमिन व्यू है वो भी सर्वलेट या जेएसपी में बनेगा। क्लाइंट व्यू क्या है, जो हम यूज़र को दिखाएंगे, एंड यूज़र को दिखाएंगे, ठीक है। एडमिन व्यू क्या है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर देख सकता है। अब सेशन बीन में आपके पास क्या है, एक गेट आर्टिकल मेथड है जो डेटाबेस से आर्टिकल फैच करके लाएगा, which is going to be published on this client view for user reading purpose. नेक्स्ट है आपकी एंटिटी बीन, जहाँ पे आपके आर्टिकल की डिफरेंट बीन्स होंगी और उनकी कैटेगरी की डिफरेंट बीन्स होगी। एंटिटी बीन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटनेस के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यदि किसी यूज़र को कोई आर्टिकल पढ़ना है आपकी वेबसाइट पे, तो फ्लो कैसे जाएगा। यूज़र ने रिक्वेस्ट करी आर्टिकल के लिए, एडमिन पैनल के थ्रू यदि आर्टिकल फैच हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज गेट आर्टिकल फंक्शन कॉल होगा सेशन बीन से। वो फंक्शन आर्टिकल फैच करेगा डेटाबेस से ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी ऑफ दैट आर्टिकल, और फिर उस आर्टिकल का क्लाइंट व्यू क्लाइंट मशीन पे सेंड कर दिया जाएगा, और ब्राउज़र पे वो आर्टिकल एक वेब पेज की फॉर्म में दिखने लगेगा। ये क्लियर है सबको फ्लो। Excuse me, am I audible to Yes, sir. everyone? ये वाला फ्लो सबको क्लियर है कि वेयर योर वेबसाइट डिफरेंट पोर्शन विल गोइंग टू मैप विद द J2EE डिफरेंट लेयर्स। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। फाइन। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, अब यदि आपका कोई दूसरा व्यू ऐड होता है, जैसे कोई कमांड लाइन यूटिलिटी ऐड होता है, तो वो अकॉर्डिंगली हो सकता है कि कमांड लाइन पे आपको वेब पेज चाहिए ही नहीं, कमांड लाइन पे आपको कोई वेब पेज नहीं रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा, डायरेक्ट इसकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सेशन बीन के गेट आर्टिकल पे, और वो कमांड लाइन फॉर्मेट में इसको रिस्पॉन्ड कर देगा। सो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास मल्टीपल क्लोन्स हैं, अलग अलग वेब पेजेस हैं, विच इज़ गोइंग टू बी यूज फॉर क्लाइंट रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्स जनरेशन, तो वो आप यहाँ पे सेंड कर देते हो। ये क्लियर है सबको कि कहाँ J2EE अब हेल्प करेगा। Next is today's topic, where we are talking about different J2EE technologies and J2EE applications and the server kind of things. As I said you earlier also that in 99 these three standard has been introduced, J2ME, J2SE and J2EE. We are here talking about J2EE. As I said yesterday also, these three technology of Java is originally developed by Sun Microsystem. So these are the resources which is earlier on Sun Microsystem. Now this all is been taken over by Oracle. So now you may able to find all
resources related to J2EE at Oracle website also. So here we are talking about technologies of J2EE. देखिए जब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजीज़ का मतलब क्या है कि यहाँ पे जावा 2 में J2EE, J2SE और J2ME तीनों के लिए ही जो कोर रिक्वायरमेंट है वो है आपके कोर जावा की। मींस आप इन तीनों में से कोई भी स्टैंडर्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उसके लिए फर्स्ट नेसेसिटी है दैट यू मस्ट हैव योर कोर जावा कंसेप्ट क्लियर with that level so that you can have comfortable concept understanding in J2EE or J2ME or J2SE, whatever. So these are the basic platform of these three. Then we are talking here about different technologies incorporated into J2EE platform. अब देखिए जब आपको J2EE बेस्ड कोई एप्लीकेशन बनानी है, देन दीज आर द टेक्नोलॉजीज विच यू मे और यू माइट यूज फॉर योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। आपको अपनी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इनमें से एक, दो या मल्टीपल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको वो टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे यूज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको वेब पेज बनाना है, डायनेमिक वेब पेज, तो आप जावा सर्वलेट यूज़ करते हो या JSP यूज़ करते हो, आइदर ऑफ। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि जावा सर्वलेट इज़ अ प्राइमरी टेक्नोलॉजी विच इज़ इंट्रोड्यूस अर्लियर टू क्रिएट वेब पेजेस। फिर लेटर ऑन JSP का इवैल्यूएशन हुआ और JSP पिक्चर में आई, which is much more easier than Java Servlet, but it has other variation too. तो इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशन है, एक तो मॉडल 1 JSP और दूसरे मॉडल 2 JSP। तो जो मॉडल 1 JSP होती है वो आपके सिलेबाई में है और मॉडल 2 JSP स्प्रिंग में है जो आपका 4th और 5th यूनिट है। दोनों के उसमें यू कैन से कोडिंग स्टाइल और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, बट इट गिव्स कोडर टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है EJB, एंटरप्राइज जावा बीन्स। इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन इंडिपेंडेंस। तो ये आप यूज़ करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहें तो बिना इसके भी आप डेटाबेस ऑपरेशन हैंडल कर सकते हैं। इनको हम एंटिटी बीन्स बोलते हैं जनरली। इसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज की बीन्स होती है, जैसे सेशन बीन, एंटिटी बीन्स, और एक 2002 में एक नई बीन इंट्रोड्यूस हुई थी जिसको हम सेशन बीन बोलते हैं, सॉरी मैसेज ड्रिवन बीन बोलते हैं। तो दीज आर द 3 बेसिक बीन्स इन्वॉल्व इन द EJBs। देन JMS इज़ देयर, जिसको हम जावा मैसेजिंग सर्विस बोलते हैं। यदि आपके एप्लीकेशन में कहीं आप मैसेजिंग यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप जावा मैसेजिंग सर्विस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इट्स अ फुल फ्लेजेड टेक्नोलॉजी, इट्स अ कंप्लीट फ्रेमवर्क। यदि आप देखेंगे तो आपको JDBC पे सेपरेट बुक्स भी मिलेंगी and it is used for database connectivity with the Java application। तो यदि आपने सपोज सर्वलेट या JSP में आपके वेब पेजेस बनाए हैं और आप डेटाबेस से इसको कनेक्ट करके डेटा फैच करना चाह रहे हैं तो आपको JDBC यूज़ करना होगा, और ये आपके सिलेबस में है 2nd यूनिट ऑनवर्ड्स, आई थिंक 3rd यूनिट ऑनवर्ड्स। तो हम इस पर भी बात करेंगे। इसका एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है विच कैन बी यूज, और इसमें डिफरेंट टाइप से ड्राइवर हैं जो हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है JNDI, जहाँ पे हम बात करते हैं जावा नेटिव डायरेक्टरीज़ की, जहाँ पे आपको कहीं नेटिव प्रोग्राम्स को यूज़ करना है तो आप वहाँ पे यूज़ करते हो। सिमिलरली JTA और JTS है। नेक्स्ट इज जावा मेल, JAS एंड XML। दीज आर द सर्टेन टेक्नोलॉजीज ऑफ J2EE स्टैंडर्ड। इनमें से आप कुछ टेक्नोलॉजीज यूज़ करोगे।
for your web application creation. तो यदि आप इसका डायग्राम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे आपको डिस्कस की गई है, जिसमें ये येलो जो है इट इज़ अ कंटेनर। जनरली जावा में की टर्मिनोलॉजी में सर्वर को हम कंटेनर बोलते हैं, ठीक है। तो यदि आप JSP और सर्वलेट के लिए बात कर रहे हैं तो इसका सर्वर वेब सर्वर होता है, जो जनरली हम टॉमकैट यूज़ करते हैं। आप सब लोगों को अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे टॉमकैट इंस्टॉल करना है फॉर JSP एंड सर्वलेट रनिंग। तो उन सर्वर्स को हम कंटेनर बोलते हैं। और EJBs जो एंटिटी जावा बीन्स होती हैं, इनके कंटेनर डिफरेंट होते हैं। इट इज़ डिफरेंट देन JSP एंड सर्वलेट वेब सर्वर्स। कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने कॉमन कंटेनर्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेबलॉजिक, जिसमें आप JSP सर्वलेट भी डिप्लॉय कर सकते हैं और EJB भी डिप्लॉय कर सकते हैं। So this layer is treated as a container, and these are the three basic technologies which is used to create any website for J2EE based technology. Apart from this, you may have transactions component. If you just wanted to manage transaction on your application using J2EE, so transaction messaging I already told you, mail I already told you. Then we are talking about here different other technologies which are used for J2EE application creation, like Corba. If your application is communicating to some other application of different technology, then we are using to Corba for bridging technology, security, database, directory and XML. These are the other J2 SDK technologies which are used along with the J2EE if certain requirement is there. Apart from that, you may see here applets and Java beans which are used in J2SD for Java application creation. I hope ये clear है सबको। Yes, sir. ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं जावा सर्वलेट क्या होते हैं। एक बार आप लोग ये पढ़ लीजिए जो स्लाइड आपको विजिबल है। देखिए जावा सर्वलेट इज अ काइंड ऑफ मेथड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस इन जावा इन टर्म्स ऑफ जावा क्लासेस ओनली। तो यहाँ पे आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। तो उसके लिए जो आपके पास फीचर प्रोवाइड किया है J2EE में, वो है सर्वलेट, जिसको यूज़ करके आप वेब पेज बनाते हो। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली कि जावा का जो वेब पेज है सर्वलेट, वो क्लास के फॉर्म में बनता है। क्लास के फॉर्म में कैसे बनेगा वो मैं आपको एक बार उसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा। अब यदि आपको जावा सर्वलेट को JDBC से कनेक्ट करना है, क्योंकि आप डेटाबेस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो देन यू हैव टू यूज JDBC APIs टू कनेक्ट with the database. Apart from that, Servlet can also access a library of HTTP and specific calls for creating your web pages, जहाँ पे जो प्री बिल्ड फंक्शंस हैं उनकी रीयूजेबिलिटी वो यूज़ कर सकते हैं, और कुछ सिक्योरिटी वाले फीचर्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दैट वुड एनहेंस द performance and the portability of Java Servlet. Then next is, which is the most important about Servlet, is Servlet lifecycle. Is everyone is able to
view my shared screen? Yes, sir. Yes, sir. So this is a servlet life cycle where uh, I just wanted to explain how the servlet whole life cycle will going to perform in container when any client requests for the web page which is created through servlet. तो देखिए सबसे पहले we are having init function. This init function called when the servlet initialized by the server, and this often happen on the first do get or do post call of the servlet. आप सबने HTML पढ़ी हुई है? Yes, Yes, sir. sir. Do get Yes, और sir. do put मेथड कौन से होते हैं? गेट पोस्ट मेथड क्या होते हैं? गेट और पोस्ट मेथड क्या होते हैं सर किसी भी वेब पेज के? सर गेट मेथड तो हम यूज करते हैं ताकि हम एक्सेस कर सके, डेटा गेट कर सके वहां से, वेबसाइट से। और पोस्ट? पोस्ट वहां पे अपलोड करने के लिए, जो भी हम चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता. देखिए गेट और पोस्ट दोनों सेम मेथड है. जो वेब सर्वर है उससे डेटा फैच करने के लिए. तो जब भी आप यूज़र की रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए या तो गेट मेथड कॉल करते हो या पोस्ट मेथड कॉल करते हो. दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना है कि पोस्ट मेथड इज़ मच मोर सिक्योर रादर देन गेट मेथड, है ना. और ये कॉमन है, मतलब आप चाहे जावा में वेब एप्लीकेशन बनाना सीखें, चाहे आप ASP.NET में सीखें, चाहे आप PHP में सीखें, आप किसी भी टेक्नोलॉजी में वेब एप्लीकेशन बनाएं, do get and do post methods are those methods which are common for any web technologies. आप किसी भी वेब टेक्नोलॉजी के लिए आपके ये मेथड्स कॉमन है. सो जब भी आपका सर्वलेट कॉल होगा तो इनिट मेथड क्या करेगा? रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए या तो डू गेट कॉल करेगा या डू पोस्ट कॉल करेगा. नेक्स्ट इज डिस्ट्रॉय मेथड. डिस्ट्रॉय मेथड क्या करता है? जब आपका सर्वलेट पूरा जो उसको डेलीगेट टास्क है वो कंप्लीट कर चुका है, उसके बाद फाइनली उसका काम खत्म हो गया है, तब सर्वर उसको डिस्ट्रॉय करेगा बाय कॉलिंग द मेथड डिस्ट्रॉय. तो यदि आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो क्लाइंट इज बीइंग रिक्वेस्टेड फॉर some resources which is created through servlet code. तो आपका जो सर्वलेट कोड है वो लोड होगा सर्वर पे, है ना, और लोड होके एग्जीक्यूट होगा और उसका रिस्पांस वापस क्लाइंट को भेजा जाएगा. जब सर्वलेट कोड का पूरा असाइन टास्क कंप्लीट हो जाएगा, देन योर सर्वलेट कोड इज गोइंग टू बी अनलोड फ्रॉम द सर्वर. So this is basically a life cycle of servlet, and this is important in terms of that for as far as examination purpose, servlet life cycle is being asked in the past for theoretical questions for descriptive type. So this is a basic life cycle of servlet. एक बार इसको पढ़ लीजिए. So there are two methods. अभी आपको साथ में HTTP की जो लाइब्रेरीज हैं वो भी आपको साथ में रेफ़र करनी होगी, जहाँ पे आपको HTTP गेट कैसे काम करता है, HTTP पोस्ट कैसे काम करता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा. हैव यू बीन एक्सपोज टू जावा डॉक्स इन कोर जावा कोर्स? आप लोगों को जावा डॉक्स बताए गए थे कि कैसे क्लासेस वगैरह देखनी है? एक्सक्यूज मी गर्ल्स.
आप लोगों को जावा डॉक्स में क्लासेस की डिटेल्स कैसे देखनी है ये बताया गया था कोर जावा के कोर्स में। Okay, some of the students written their reply in the chat box that how the Java classes can be seen and their details can be seen is not being uh, explained in core Java class. So I'm going to explain it in next class so that you may able to see details of those classes. So that you may also have able to see the details of your other classes which are there in the uh, Java docs. Fine. So this is a solid life cycle. Now we are talking about basic objects of any web page. Might be this is related to Servlet, and this is all same for the JSP pages also. So there are 5 basic objects of any web technologies. तो सर्वलेट के लिए हम बात करेंगे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। पहले हम इन दो की बात करेंगे। देखिए जब भी कोई क्लाइंट ब्राउज़र से आपके वेबसाइट के लिए कोई रिसोर्स के लिए हिट करता है तो एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जनरेट होता है। अब यदि आपका जो वेबसाइट है वो सर्वलेट में बनी हुई है तो रिक्वेस्ट जनरेट होगी HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। HTTP आपको पता ही है, दिस इज़ अ प्रोटोकॉल विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर communication between client and the web server। तो जो HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? हेडर होती है, क्वेरी स्ट्रिंग होती है, सेशन होती है एंड कुकीज होती है। सिमिलरली HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन होती है, वो होती है हेडर, स्टेटस कोड एंड कुकीज़। ये मैं बता दूं आज आप सबका यही असाइनमेंट है कि यू हैव टू गो फॉर फाइंड आउट द डिटेल्स अबाउट HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। हेडर का मतलब क्या होता है, क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है, सेशन क्या होता है, कुकीज़ क्या होती है। एंड इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट दीज थिंग्स accordingly. Everyone please note that today's reading assignment is you have to go through with the details of HTTP request object and HTTP response object. And this is a sample servlet example. जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, this is the last topic of today's class. आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है? नो सर, नो सर। कोई सो वो तो नहीं गए स्क्रीन देखता हुआ? No, sir. No, sir. Fine. So this is the first servlet example how the servlet is created। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि सर्वलेट क्रिएट होता है जैसे आप कोई क्लास बनाते हो जावा में, है ना। और मैंने आपको पहले भी बताया था कल की क्लास में भी कि आपको यूज़ करना है अपाचे टॉमकैट और सर्वलेट एंड JSP, तो आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ सर्वलेट। एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट करने हैं, जैसे IO ऑटोमेटिक इंपोर्ट होगा, सर्वलेट इंपोर्ट होगा, सर्वलेट HTTP ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होगा। एंड यू नीड टू क्रिएट अ क्लास विद द नेम ऑफ योर सर्वलेट। जैसे यहाँ पे सर्वलेट का नाम क्या है? हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो क्योंकि आपकी सर्वलेट का नाम हेलो वर्ल्ड है तो आपने इस क्लास का नाम भी हेलो वर्ल्ड रखा है। और यहाँ पे आपको डू गेट मेथड को ओवरराइड करना है। डू गेट मेथड किस में है? HTTP सर्वलेट क्लास में है। ये भी मैंने आपको आज रीडिंग असाइनमेंट दिया है कि आपको HTTP सर्वलेट क्लास भी आज
देखनी है। तो डू गेट मेथड में कौन कौन से पैरामीटर जाते हैं? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स, और ये दो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, IO एक्सेप्शन और सर्वलेट एक्सेप्शन। यदि ये एक्सेप्शन अकर होंगे ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ दिस सर्वलेट तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब इसमें जनरली आप देखिए, आप जो देखते हैं कि जब भी आप HTML बनाते हो तो टैग्स जनरली वहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देते हो, ऐसा ही होता है। सर्वलेट में आपको ये टैग्स भी क्लास की बॉडी के जैसे ही लिखने हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, response.setContentTime मेथड में टेक्स्ट ऑब्लिक HTML लिख दिया। फिर प्रिंट राइटर क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर आपने गेट राइटर यूज़ किया और एक out.println में आपने फिर HTML लिखा। अब उसके बाद आप देख रहे हैं out.println में हमने डिफरेंट टैग्स लिखे हैं आपके HTML के। So your HTML file started from here, out.println in the second line of the class, then the body, head, then title which has a hello world printed in as a title, then head is going to close, then body started, again in the body you have written hello world in the H1 size, now the body is closed and now the finally HTML is closed. Then this do get parenthesis close and finally this class is closed. ये क्लियर है सबको कोड? यस सर। तो देखिए, दिस इज द स्टाइल ऑफ सर्वलेट कोडिंग इन जावा, जहाँ पे आप क्या करते हो कि एक सर्वलेट की क्लास बनाते हो और आप जो भी मेथड यूज करना चाहते हो, गेट या पोस्ट, उस मेथड को ओवरराइड करके उसके अंदर आप अपना HTML और जावा का कोड लिखते हो। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ HTML का कोड लिखा है जिससे कि आपको एक सैम्पल सर्वलेट का कोड देखने को मिले, और इसमें हमने सिर्फ out.println में सारे HTML के टैग्स डिफाइन किए हैं। अब आपको क्या करना है, आप इस क्लास को कंपाइल करोगे, इस क्लास की जो डॉट क्लास होगी उसको टॉमकैट के स्पेसिफाइड फोल्डर में डालोगे और एक web.config फाइल है उसमें एंट्री करोगे। ये सब मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है ना। और फिर whenever you run this file is going to run and display hello world in the title as well as in the HTML page also. ये क्लियर है सबको? यस सर। एवरीवन? Yes, sir. अब मीनवाइल Sir. आपके आज, हाँ जी बताइए। सर कोड तो क्लियर है पर इसको रन कैसे करना है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, ये हम आपको अगली जो प्रैक्टिकल क्लास है, आपको जो रुचि मैम ने भी बोला था ना स्पोकन ट्यूटोरियल की क्लास है, उसमें आपको ये चीज़ पहले बताई जाएगी कि टॉमकैट कैसे इंस्टॉल करना है और टॉमकैट की डायरेक्टरीज किस में क्या काम करती है। देन फाइनली आपको बताया जाएगा कि कोड, जैसे ये वाली क्लास है ये कहाँ रखी जाती है, web.config किसके लिए यूज़ होता है। तो जब आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी उसमें हम इससे रिलेटेड बात करेंगे कि इसको रन कैसे करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिस पेपर इज़ अ लेंथियर वन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको साथ में रीडिंग असाइनमेंट में पढ़नी होगी। जैसे मैंने अभी आपको आज 3 टॉपिक बोले हैं, एक तो HTTP रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट आपको डिटेल में पढ़ना है, HTTP सर्वलेट पढ़ना है, और आपको क्या नाम से टॉमकैट क्या होता है इसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है ये पढ़नी है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ दिस ऑल गोइंग टू वर्क, है ना। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको जावा की क्लासेस जावा डॉक्स के थ्रू कैसे देखनी है। तब तक के लिए आप ये कर सकते हो कि अभी इनको ऑनलाइन रिसोर्सेज से देख सकते हो। आई होप ये क्लियर है सबको। सर एक चीज और बोलनी थी। हाँ बोलो। सर है ना, सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप पहले है ना मतलब वो डाउनलोड वगैरह करना सिखा दो, क्योंकि सर थ्योरी के साथ सर प्रैक्टिकल करते हैं ना तो इजीली समझ में आ जाता है। हाँ नहीं, वो आपकी बात ठीक है। अभी तो हम आपको ये ओवरव्यू दे रहे हैं, मतलब अभी हमने आपको सिर्फ एक टेक्नोलॉजी क्या है वो बता रहे हैं। ये अभी हम सीरियस कोडिंग अभी शुरू ही नहीं करा रहे हैं। तो ये जो अभी आपको मैंने बताया है, इट्स ए काइंड ऑफ ओवरव्यू अबाउट J2EE टेक्नोलॉजी एंड फर्स्ट यूनिट इनिशियल पोर्शन।
है ना। तो अभी आपका जो इस वीक में फ्राइडे सैटरडे शेड्यूल्ड है लैब में DBCA 503 की, उस लैब में हम आपको बताएंगे कि हाउ दिस how this how this Tomcat can be installed and configure, और फिर आप इसको प्रैक्टिकली कैसे कर पाओगे। तो आप लोगों को ध्यान हो तो रुचि मैम ने आपको जो स्पोकन ट्यूटोरियल का ओरिएंटेशन दिया था ना, IIT मद्रास वाला है या बॉम्बे वाला है जो, यस सर। यस हाँ, सर। तो उसमें फ़ायदा यही है कि उनका जो कैरिकुलम है वो अपने सिलेबस के साथ बिल्कुल सिंक इस तरीके से है कि जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो बहुत डिटेल में वो लोग कवर करा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि वो लोग ये मान रहे हैं कि आपकी कोड जावा बिल्कुल क्लियर है और आपके एक बेसिक जो नॉलेज है वो ठीक है। तो जिनका भी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो कोड जावा से रिलेटेड या जावा डॉक्स से रिलेटेड, डिफरेंट क्लासेस की डिटेल से रिलेटेड, तो आप लोग साथ में उसको देखना शुरू कर दीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी एनी टाइम। हम चाहें तो एक उससे रिलेटेड कोई एक क्लास भी शेड्यूल कर सकते हैं जिसमें हम आपकी वो प्रॉब्लम्स को पे बात कर सकते हैं, आपके कन्फ्यूजन्स को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सर्व JSP वगैरह की। मतलब अभी हम कोडिंग शुरू नहीं कर रहे, दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट द जावा टेक्नोलॉजीज। और फिर